दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम संस्कृत में संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि संधि के अंतर्गत क्या क्या रूल है और उस रूल पे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधि की। हम बात करेंगे संस्कृत के अंतर्गत संधि की। और देखिए, हिंदी की जननी क्या है? तो हिंदी की जननी जननी संस्कृत है। ये इसलिए बता रहा हूं कि संस्कृत और हिंदी के सब्जेक्ट में कुछ चीजें जो है आपस में मैच करती हैं, ठीक। क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिंदी की जननी कौन है? तो संस्कृत है, ठीक। अब हम बात करेंगे संधि के बारे में। तो देखिए, संधि में पूछ देता है तो संधि जो शब्द है, यह शब्द पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? यह शब्द पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद से इसका दूसरा नाम, इसे संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि संधि के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक। देखिए, संधि के दौरान संधि के दौरान क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न यही है कि संधि के अंतर्गत क्या होगा। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम जानेंगे सबसे पहला पॉइंट कि इसमें दो वर्णों के निकटवर्ती दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। एक नया वर्ण या अक्षर आ जाता है। पहली बात। फिर दूसरा कंडीशन है कि इसमें दो वर्णों के निकट आने से क्या होता है? दो वर्णों के निकट आने से पूर्व वर्ण में देखिए, विकार लिख दिए हैं। दो वर्णों के निकट आने से पूर्व वर्ण में विकार या परिवर्तन होता है, ठीक। यानी पहले वाले में परिवर्तन होता है, पहले वाले वर्ण में। तीसरा पॉइंट इससे है महत्वपूर्ण कि
देखिए दोनों दोनों वर्णों में किसी एक वर्ण का लोप लोप हो जाता है, किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। जब परिवर्तन हो जाए तो जाहिर सी बात है कि दोनों वर्णों में किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। चौथी बात हम कर लें तो दो वर्णों में किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है और दो वर्णों में से किसी एक वर्ण एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व हो जाने का मतलब कि दो बार वो वर्ड आ गया, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद से हम बात कर लेंगे 5वें नंबर पर कि कभी कभी दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी ये व्यंजन संधि में पाएंगे आप, कभी कभी दोनों वर्णों में एक साथ परिवर्तन होता है, एक साथ परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद से भी आई हम 6वें नंबर पे देखेंगे कि कभी कभी दोनों वर्णों के अलावा तीसरा वर्ण आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी 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 दोनों वर्णों के बीच तीसरा वर्ण आ जाता है। क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण आ जाता है, ठीक। अब देखिए इतनी बातें जो है महत्वपूर्ण है, इसे समझ लेना है। हम क्या बताए थे कि हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत है। और हिंदी और संस्कृत के कुछ कुछ क्या लगभग 80% चीजें मैच करती हैं। और संधि शब्द जो है पुल्लिंग है और इसे संहिता भी कहते हैं। संधि के दौरान क्या क्या बातें होती हैं, पहली बात कि दो वर्णों के स्थान पे यदि ये पद एक ही है और दूसरा पद ये है, इसमें देखिए तो दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, एक नया वर्ण अक्षर आ जाता है। ये कंडीशन आप देखेंगे गुण संधि में, दो वर्णों के निकट आने से पूर्व वर्ण में विकार परिवर्तन होता है, यानी पहले वाले में ही परिवर्तन होता है। ये भी सत्य है। जैसे आप अयादी संधि और वृद्धि संधि में देखेंगे कि पहले वाले वर्ण में ही परिवर्तन सब में होता है, पहले वाले वर्ण के अनुसार ही परिवर्तन, पहले वाले पद या शब्द में परिवर्तन होता है। दो वर्ण में किसी एक वर्ण का लोप भी हो जाता है और दो वर्णों में किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व होने का मतलब कि एक ही वर्ण जो है दो बार आ जाता है। ये भी कंडीशन होता है संधि के दौरान। कभी कभी दोनों वर्णों में एक साथ परिवर्तन होते हैं, दोनों में। जैसे अभी विसर्ग संधि में पढ़ेंगे तो त जो च में बदलेगा, स जो है स में बदल जाएगा, मूर्धा से मूर्धा नहीं सॉरी तालव्य स दंत स तालव्य स में बदल जाता है। तो एक साथ कभी कभी दोनों में परिवर्तन होता है। कभी कभी दोनों वर्णों के बीच में तीसरा वर्ण अपने आप आ जाता है, तीसरा वर्ण आ जाता है, तीसरा वर्ण का आदेश हो जाता है। तो इतनी बातें हम संधि के दौरान देखेंगे, ठीक। अब हम बात कर लेंगे इसके बाद कि संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए हम बात करेंगे संस्कृत में संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है। अब उसके बाद हम बात करें कौन कौन, तो पहला होता है स्वर संधि।
और दूसरा होता है व्यंजन संधि। और तीसरे का नाम होता है विसर्ग संधि। देखिए, स्वर संधि में हो क्या होता है कि स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि बनता है। उसके बाद से व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर भी आता है या व्यंजन प्लस व्यंजन भी रहता है। ये दोनों कंडीशन आते हैं। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे विसर्ग संधि में। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि स्वर संधि भी हो सकती है, स्वर भी हो सकते हैं, और उसके बाद से विसर्ग के साथ व्यंजन हो सकता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनता है, विसर्ग संधि बन जाती है। यदि व्यंजन और व्यंजन रहे, व्यंजन स्वर या व्यंजन व्यंजन रहे तो क्या बनेगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। और स्वर स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण है। तो संधि के दौरान हम देख लेंगे कि स्वर में स्वर जब मैच होगा, मिलेगा तो क्या स्वर संधि बनेगी। व्यंजन से स्वर मिल जाए या व्यंजन से व्यंजन हो जाए तो उस कंडीशन में व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि के दौरान विसर्ग से स्वर मिले, स्वर का यूज हो या विसर्ग से व्यंजन का यूज हो, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे स्वर संधि के भेद। देखिए, हम बात करेंगे स्वर संधि के भेद। सबसे पहले नंबर पर तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है इनकी संस्कृत में संख्या। पहला क्या है, पहला पहला संधि है दीर्घ संधि। इसका देखिए, इसका परीक्षा में संधि पूछता है या तो सूत्र पूछेगा। 3 चीजें पूछता है इसमें संधि के दौरान। संधि के दौरान 3 चीजें पूछता है, या तो संधि का सूत्र पूछ देगा परीक्षा में, या सूत्र न पूछ के पूछेगा कि कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछ लेगा कि शब्द में कौन सी संधि है। उसके बाद से तीसरी चीज पूछ लेता है कि संधि का नाम, कि कौन सी संधि है, फिर सूत्र पूछ लेता है। उसके बाद से संधि विच्छेद, ये शब्द देकर पूछ देगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद। तो यही 3 चीजें परीक्षा में संस्कृत से पूछा जाता है संधि के दौरान। सूत्र आपका तैयार होना चाहिए, संधि का नाम क्या है, किस संधि के दौरान ये क्रियाकलाप हो रहा है, और संधि विच्छेद इसका क्या हो सकता है, किसी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और संधि विच्छेद है तो वो किस संधि के द्वारा फिर उनका यूज होगा। यूज, तो हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। देखिए, हम बात करेंगे दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि में सूत्र जो होता है क्या होता है, अठ सवर्णीय दीर्घ, अठ सवर्णीय दीर्घ। यानी इसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो क्या होता है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और क्या हो जाता है, री, ये बड़ी री हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर
दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो गुण संधि है, और गुण संधि के बारे में हम बात करेंगे तो इसका होता है सूत्र आदि गुण आद गुण, और इसमें जो होता है जो हमारा होता है ए ओ और अर और उसके बाद से अल, ये चार कंडीशन इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे गुण संधि के बाद वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेचि। क्या होता है वृद्धिरेचि? और वृद्धिरेचि में हम देखेंगे कि ए और आई होता है, आई और औ होता है, और उसके बाद से हम चौथे नंबर पे देखेंगे तो यण संधि हो जा, और यण संधि का सूत्र होता है एको एड़ची। क्या होता है तो इको एड़ची एड़ची इको एड़ची के अंतर्गत हम देखेंगे तो य व र और ल आता है। उसके बाद से हम बात करेंगे पांचवें नंबर पे अयादी संधि, और अयादी संधि का सूत्र होता है एचो अयावा। अयादी संधि का सूत्र होता है एचो या वा या, ये गलत थोड़ा सा, या वा वाह, हाँ, ये अयादी संधि का सूत्र हो गया। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि अय आय, उसके बाद से आओ, और फिर क्या होता है आ हो जाता है। ठीक, यही चीजें पढ़ना है। तो देखिए ये मात्राओं पे ध्यान रखना है, इसी मात्राओं में परिवर्तन होकर आएगा। ये कंसेप्ट है और ये सूत्र है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे फिर से देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मूल रूप से। पहली संधि स्वर संधि, दूसरी संधि व्यंजन संधि, तीसरी संधि विसर्ग संधि। उसके बाद से स्वर संधि में स्वर स्वर आपस में मिलते हैं। दूसरे कंडीशन में व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है, या व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि होता है। विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन होता है तो विसर्ग संधि हो जाती है। यहाँ पे हम बता रहे थे कि संधि के दौरान 3-4 बातें पूछी जाती है परीक्षा में। पहला तो या तो संधि का सूत्र पूछ लिया जाता है संधि देकर, फिर या तो संधि का नाम पूछा जाता है कि किस ये शब्द जो है किस संधि से बना है, संधि का नाम पूछ लेगा। और नहीं तो कोई शब्द दिया जाता है उसका संधि विच्छेद पूछ देता है। ठीक, ये 3 बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। ठीक, पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? आकाशवाणी दीर्घ, इसके अंतर्गत आ आई उरी आता है, बड़ी री आता है। गुण संधि, इसका सूत्र होता है आद गुण, इसके अंतर्गत ए ओ अर आता है। उसके बाद से वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के सूत्र होता है वृद्धिरेचि, और वृद्धिरेचि में के अंतर्गत क्या होता है? ए ऐ ओ अ होता है। यण संधि, यण संधि के दौरान हम देखेंगे तो एकवचनी होता है सूत्र, और यहाँ पे एकवचनी में हम देखेंगे यहाँ पे य व र ल होता है। और अयादी संधि में एचो आया सूत्र होता है, और इसका जो वर्ण में परिवर्तन होने के बाद क्या आता है? अय आय औ आ होता है। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण है, इसे हम देख लेंगे। अब इसके बाद एक एक के बारे में डिटेल से भी हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इतना तो हिंदी का पार्ट है। 5 संधि हिंदी का पार्ट है, 3 संधि एक्स्ट्रा है। क्योंकि स्वर संधि में हमने बताया है कि 8 भेद होते हैं, तो 3 संधि एक्स्ट्रा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो बात करेंगे हम
देखिए छठवीं है, छठवीं संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। क्या नाम है इसका? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। और ये पूर्व रूप संधि का जो सूत्र होता है उसे उसका सूत्र होता है एंड पदांति पदांत हाँ पदंता पादंता दत्ति पादंता दत्ति। उसके बाद से हम बात करेंगे पूर्ण रूप संधि के बाद एंड हम तो इसमें जो होता है यहाँ पे हमारा इसके दौरान एक संकेत का प्रयोग होता है इस संधि के दौरान। और उस संकेत का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है जो यश के आकार का होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अवज्र। तो उसके बाद से हम बात करेंगे परिरूप संधि। और परिरूप संधि का जो सूत्र होता है और इस संधि का परिरूप संधि का सूत्र होता है एनजी परिरूपम। एनजी परिरूपम एनजी पररूपम होता है। ये पररूपम संधि होती है। पररूपम देखिए यहाँ पे गलत लिख दिए थे। पररूप संधि एनजी पररूप पररूपम नाम है इसका सूत्र। और इसके अंतर्गत हम प्र उप आदि उपसर्ग जोड़ते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि और इसका जो सूत्र होता है प्लुत प्रगिहा प्लुत प्रगिहा। उसके बाद से अचिनित्यम परिगिहा अचिनित्यम। और इस संधि की विशेषता ये होती है कि इस संधि में कि प्रकृति में जैसा रहता है तो इसमें इसमें जैसा रहता है जैसा रहता है वही जोड़कर वही जैसा यहाँ पे लिख लेंगे जैसा दिया रहता है जैसा दिया रहता है वही आकर जुड़ जाता है। ठीक ना? सीधा सीधा कंसेप्ट है ये, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि जो संधि है पूर्व रूप संधि, इसके अंतर्गत ये 6वें नंबर पर है, ये 7वें नंबर या 8वें नंबर पे पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है यह पदान दांता दति। इसका संकेत इसे अवज्र कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे पररूप संधि की। इसका जो सूत्र होता है एंड एंड परिरूपम। यहाँ पे प्र और उप उपसर्ग के रूप में होते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे प्रकृति भाव में। तो प्रकृति भाव संधि में जैसा दिया रहेगा दोनों पद और दोनों पदों को आपस में जोड़ के सेम टू सेम उतार। यदि दिया है सिर्फ दोनों पद दिया है तो दोनों पद को हम क्या करेंगे आपस में एक ही साथ उतार देंगे। ठीक, तो ये हमारा प्रकृति
प्लुत प्रज्ञा अचिनित्यम के अंतर्गत, ये सूत्र के अंतर्गत ये नियम है। ठीक, इतनी बातें हम देख लेंगे, ये संधि से संबंधित है। अब हम बात करेंगे यदि डिटेल में, यदि हम इसे डिटेल में जब समझना है दीर्घ संधि के बारे में, तो उसे भी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार पुनः। तो इसे मिटा देते हैं हम, और उसके बाद से देखेंगे कि दीर्घ संधि में क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत कम करा रहे हैं, हम कंसेप्ट बता रहे हैं। कंसेप्ट के बाद आपको एग्जाम्पल किताबों में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, दीर्घ संधि के बारे में हम बात करेंगे। पहले दीर्घ संधि में हमने क्या बताया था आपको कि बड़ा, बड़ी, ऊ और री, इसका सूत्र होता है अचा सवर्ण दीर्घ। हमने बताया था कि अ और आ के बाद और या आ आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, और ई या ई के बाद ई या ई आए तो बड़ी ई हो जाएगा। ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ और बड़ा ऊ आए तो यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा, और यहाँ पे री प्लस री के बाद री आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी री आए या पे छोटी री आए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी री हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें किसमें परिवर्तन होता है, ये दीर्घ संधि में ये परिवर्तन होता है। ठीक ना, ये चीजें। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं गुण संधि की। गुण संधि में तो गुण संधि में देखिए, अ या आ के बाद ई आए या ई बड़ी ई आए, यहाँ पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और अ या आ के बाद यदि क्या आ जाए, अ या आ के बाद यदि ऊ या बड़ी ऊ आए तो यहाँ पे ऊ हो जाता है। अ आ के बाद क्या आए, री आए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, और हो जाता है। और अ आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑल हो जाता है। तो इतनी बातें हम देखेंगे, ये कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट पे हम देख लेंगे। अब हम बात कर लेंगे वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि अ आ के बाद अ या आ के बाद ए या अ आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और अ आ के बाद यदि ओ या ओ अ आए तो अ हो जाता है। ये किसका कंसेप्ट है, तो ये वृद्धि संधि का कंसेप्ट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि गुण संधि में यदि अ आ, यदि पद के अंतिम, पहले पद के अंतिम वर्ड में अ आ और दूसरे पद के पूर्व में अ आ आए तो बड़ा आ हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे हम देख लेंगे, यदि पहले पद के अंतिम वर्ण में अ आ और दूसरे पद के पहले वर्ण में यदि ई और बड़ी आए तो यहाँ पे आय हो जाता है, और यहाँ पे क्या संकेत आएगा, एक मात्रा का ऐसे आ जाता है। ठीक, तो इतनी बातें महत्वपूर्ण। अब इससे संबंधित आप एग्जाम्पल किताब में देख लेंगे, ये कंसेप्ट है। उसके बाद से हम बात करेंगे गुण वृद्धि के बाद हम बात करेंगे आया यौन संधि के बारे में।
यदि यण संधि, यण संधि में क्या होता है कि ई या बड़ी ई हो, उसके बाद से कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो ये असमान स्वर में यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ऊ, और ऊ के बाद छोटा और बड़ा ऊ के बाद यहाँ पे असमान स्वर हो तो यहाँ पे वह हो जाता है। और री, री छोटी री या बड़ी री हो के बाद यदि असमान स्वर हो तो यहाँ पे र हो जाता है। और यहाँ पे ली के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ल हो जाता है। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण है यह संधि में। अब हम बात कर लेंगे अयादी संधि में। अयादी संधि में ये चौथे नंबर पे है, ये पांचवें नंबर पे। अयादी संधि में हम देखेंगे कि ए, ओ, उसके बाद से आए, और आओ, इसके बाद से कोई भी समान स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अय, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे हो जाएगा आओ, और यहाँ पे क्या है अय है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है। इसके बाद हम बात कर लेंगे, देखिए ये यण संधि में बड़ी छोटी के बाद समान स्वर आएगा दूसरे पद में, तो यहाँ पे य हो जाता है ई और ई के स्थान पर, ई और ऊ के स्थान पे वह हो जाएगा, री और बड़ी री के स्थान पे र, और ली के स्थान पे ल हो जाता है। उसके बाद से ए ओ, ए के स्थान पे कोई स्वर आए भिन्न स्वर तो यहाँ पे अय हो जाता है, इसके स्थान पे ओ के स्थान पे औ, अय के स्थान पे आय, और औ के स्थान पे आओ। इतनी बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे छठवें नंबर पर, कौन सी संधि बताए थे हम आपको, पूर्व रूप संधि। तो देखिए पूर्व रूप संधि में, पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि यदि ए और ओ के बाद यदि ए हो और उसके बाद से क्या हो आ हो, तो उस तो वहां पे अ के स्थान पे यहाँ यहाँ अ के स्थान पे क्या हो जाता है, यहाँ पे संकेत आ जाता है यस आकार का, यानी से अवजरा बोलते हैं। इसके स्थान पे क्या आ जाता है, यस आ जाता है। ये कंसेप्ट बहुत ही, यानी ए और ओ के बाद अ आता है तो ये अ जो है अपने स्थान पे चेंज हो जाता है और वहां पे यस के आदेश का आगम हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद से हम बात करेंगे परिरूप के बाद। पूर्व रूप के बाद हम बात करेंगे पर रूप संधि की। जो सप्तमी संधि है उसका नाम है पर रूप संधि। और पर रूप संधि के बारे में हम देखेंगे
तो ये पररूप संधि जो है इसमें हम बताए थे कि एनजी प्रधानता दति सूत्र होता है, और यहाँ पे नहीं सॉरी एनजी पररूपम सूत्र होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यदि यदि और के बाद यदि के बाद ए हो या ओ हो, ठीक, यदि ए के बाद अ हो ओ हो तो यहाँ पे उसकी मात्रा का यूज हो जाता है। किसकी मात्रा का? इसी की मात्रा का यूज हो जाता है। जैसे में हम बता दें, यदि ए के साथ अ आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे उपसर्ग हो, यहाँ पे उपसर्ग के रूप में हो, यानी यहाँ पे क्या हो, उपसर्ग हो, और ए हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उपसर्ग में, ये जो ये है, ये अपना स्थान, ये अपना संकेत जो मात्रा का संकेत होता है वो उपसर्ग के साथ ऐड हो जाता है, और यहाँ पे वहाँ पे आई की मात्रा लग जाती है। जैसे में हम बात करेंगे, यहाँ पे ये प्र उपसर्ग है और प्लस ए जते है, ठीक, ए जते। तो देखिए ये प्र में से यदि हम अ निकाल दें, यदि प में से हम ये प र है और र में से यदि हम अ निकाल दें, और इधर हमारा क्या है, ए है, ठीक, और ज ते, तो ये जो अ और ए है, ये अ और ए के मिलके क्या हो जाएगा हमारा, ये मात्रा बन जाएगा। यहाँ उपसर्ग में हम बताएंगे और यह मिलके एक मात्रा संकेत आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रे ज ते, ठीक। इसी प्रकार यदि यहाँ पे हम बात कर लें कि उपसर्ग प्लस ओ हो तो उस कंडीशन में ओ की मात्रा का संकेत लगेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए उपसर्ग है और यहाँ पे क्या है, ओसित, ओसित। देखिए यहाँ पे यदि हम ओ और प में से अ निकाल दें हम, और यहाँ पे ओ है ओसित, तो यहाँ से देखिए ये यदि हम अ निकाले हैं, ये अ और ओ मिलके हम क्या बताएंगे कि अ उपसर्ग में यदि यहाँ पे अ लास्ट में वर्ण हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे संकेत क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपोसति, उपोसति, रुक जाइए एक मिनट, क्या हो जाएगा, उपोसति, ठीक। तो ये ये इस प्रकार की संधि हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेंगे, लास्ट है जो प्रकृति भाव संधि, तो उसे देख लेते हैं। प्रकृति भाव संधि को इसके अंतर्गत जैसा होता है वैसा ही उतार देते हैं। प्रकृति भाव संधि के बारे में हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति भाव का अर्थ होता है प्रकृति भाव का अर्थ होता है कि कोई भी संधि न होना, कोई भी संधि न होना, क्या चीज, तो कोई भी संधि न होना, या अर्थात
अर्थात ज्यों-चा त्यों रहना, ज्यों-चा त्यों रहना। जैसे में हम बात कर लें, जैसे में हम बात कर लें यहाँ पे संधि के रूप में, तो हरि प्लस एतो, हरि प्लस एतो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब इस हरि एतो ये संधि हो जाएगा। ठीक, तो आज इस हम वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में, सॉरी, स्वर संधि के संपूर्ण भेदों के बारे में पढ़े थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों पढ़ के समाप्त कर देंगे। तो जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी उसको हम आपके सामने बताया हूँ, जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो हमने विशेषकर कंसेप्ट पे चर्चा किया है, कंसेप्ट पे चर्चा किया है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।